ठीक है। और स्लॉप कितना मिला, स्लॉप मिला k अपॉन 2.303। ओके, तो ये अपने पास ग्राफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास विलहेल्मी इक्वेशन। ठीक, और ये बोर्ड के अंदर पूछी जाती है। विलहेल्मी इक्वेशन को ड्राइव करना होता है, छोटी सी इक्वेशन है। अभी देखते हैं विलहेल्मी इक्वेशन क्या होगी। तो विलहेल्मी इक्वेशन, तो देखो विलहेल्मी इक्वेशन क्या है कि अपने को यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, ct की। अपने को फाइंड करना है ct। किस फॉर्म में फाइंड करना है, e की पावर में। किस फॉर्म में आना चाहिए ct, e की फॉर्म में। ओके, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो e की फॉर्म में अपने पास देखो फॉर्मूला क्या है, ये रहा, k = 1/t log c0/ct। और ये e की फॉर्म में हो गया। और वैल्यू किसकी निकालनी है, ct। तो ct = क्या होगा, वो ही अपने पास क्या हो जाएगी, विलहेल्मी इक्वेशन। ठीक, तो देखो फॉर्मूला है अपने पास k = 1/t log c0/ct। ठीक है जी, इस t को इधर मल्टीप्लाई किया तो kt हो गया। तो उधर क्या बचा, log c0/ct = kt। ठीक है, अब यहाँ पर log को हटाना अपने को, बेस कितना है e, तो यहाँ पर बेस कितना लेंगे अपन e। तो जो ही बेस e लेंगे तो ये log तो हट जाएगा, तो इधर बचेगा c0/ct और इधर कितना बचेगा e⁻kt। ठीक, तो इस log को अपने को हटाना है तो बेस e लेंगे, तो इधर हो गया c0/ct और इधर हो गया अपने पास e⁻kt। ठीक है, अब अपना एम क्या था, ct फाइंड करना। तो इसको क्या कर दो, इन्वर्स कर दो इसका। तो इन्वर्स करोगे तो ये मिलेगा ct/c0 = 1/e⁻kt। इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो गया e⁻ ओके। तो c0 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिला अपने को ct = c0 e⁻kt। तो यही अपने पास क्या है, विलहेल्मी इक्वेशन, जो बोर्ड में लगभग हमेशा हर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने क्या लिया, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, उसके बाद ग्राफ, और ग्राफ के बाद में विलहेल्मी इक्वेशन। अब आगे अपन बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम की, उसके सीक्वेंस की, और t 100% की, और उसमें रिलेशन की। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, ऑर्डर। तो देखो अब अपन लेते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम t हाफ या t 50%। तो हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है, ये अपन ने कल भी देखा था कि एक ऐसा टाइम जिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ या 50% रह जाती है, बात एक की है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, 50%। ठीक है, तो देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी होती है, c0। ठीक, और कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, इट मीन्स ct। कॉन्सेंट्रेशन एट टी हाफ टाइम, इट मीन्स ct। तो ct = कितना, हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स c0/50
2, ये हो गया अपने पास Ct। ठीक, अब अपने पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log C नोड बाई सी टी, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक, अब क्या करना है अपने को, टाइम की जगह तो कितना पुट करना है, टी हाफ लाइफ टाइम, और सी टी की जगह कितना पुट करोगे, सी नोट बाई 2। ओके, तो ये के को अपन नीचे लेंगे और टाइम को यहाँ पर लेंगे, और टाइम को रिप्रेजेंट किया टी हाफ से, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग सी नोड बाई सी नोड अपॉन 2, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब सी नोड अपॉन 2 की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 2 तो जाएगा ऊपर और सी नोड रहेगा आपका नीचे, तो सी नोड से सी नोड क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा 2, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, ये बच गया अपने पास। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग 2 अपॉन के। तो ये वाले स्टेप अपने को याद रखनी है, अगर क्वेश्चन को अपन कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वाले स्टेप अपने को याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी याद होनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि log 2 की अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है वैल्यू, 0.3010, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, ये वाले स्टेप भी अपने को याद रखना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 0.693, कितना मिलेगा, 0.693। तो टी हाफ का फाइनली फॉर्मूला हो गया टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला अपने को मिल गया। ये टी आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है, और ये भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ सी नोड पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सी नोड पर डिपेंड नहीं करेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू अपने को मिलेगी। तो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ remain constant, टी हाफ remain constant। ठीक है, फिर अपन बात करें, इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ does not depend on initial concentration of reactant, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और सी नोड की पावर अगर मैं 0 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है यहाँ पर, तो इसको अपन लिख सकते हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल टू
सी नॉट की पावर 0। इस सी नॉट की पावर 0 का मीनिंग भी कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो मैंने इसको सी नॉट की पावर 0 लिखा, और 0 ऑर्डर में कितना आ रहा था, सी नॉट की पावर 1। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे जब अपन nth ऑर्डर रिएक्शन लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, या टी हाफ और सी नोड के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये निकाला अपन ने यहाँ तक टी हाफ। अब बात करेंगे अपन टी 100% की। टी 100%, तो टी 100% का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा टाइम जिस पर रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट, 100% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो सी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सी टी हो जाएगी अपनी 0। अब ये वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम या टी 100% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन के लॉग सी नॉट बाई 0। तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो ये अपने को मिला 2.303 अपॉन के लॉग इनफाइनाइट। तो लॉग इनफाइनाइट का मतलब भी कितना होगा, इनफाइनाइट। तो 2.303 अपॉन के इंटू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी अपने को कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। तो टी 100% कितना हो गया अपने पास, इनफाइनाइट। तो टी 100% हो गया इनफाइनाइट, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर विल बी कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर विल बी कंप्लीट। ठीक है, और एक बात अपने को यहाँ पर याद रखनी है कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर जो अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आज के बहुत टाइम पहले भी प्रेजेंट थे, आज भी प्रेजेंट है, और इन फ्यूचर भी नेचर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो उनका जो डिसोसिएशन हो रहा है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक लंबे टाइम के बाद भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0 नहीं हो रही है। अगर Ct की वैल्यू 0 हो जाती तो इसका मतलब आपकी वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या है अपने पास, नेचर में आज भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट। जो ये प्रूव कर रहा है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन ऑलवेज विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन ऑलवेज विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया टी 100%। ठीक, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टी हाफ। तो सीक्वेंस ऑफ टी हाफ, तो देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या था अपने पास कि 2 टी हाफ के बाद में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, और यहाँ पर
कितने भी अपने पास टी आप दे दी जाए, चाहे इनफाइनाइट टी आप हो, उसके बाद भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस की बात करें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सी नॉट, और फर्स्ट टी आपके बाद में कॉन्सेंट्रेशन हो गई अपने पास सी नॉट बाई 2। ठीक है, फिर सेकेंड टी आपके बाद में बात करें टी हाफ सेकंड, अगर ये इसकी 50% कंप्लीट होती तब तो यहाँ कितना मिलता अपने को 0, इट मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। तो ये इसका 50% कंप्लीट नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इससे जस्ट पहले जो कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे रखी है उसका 50% कंप्लीट होगा। तो इसका 50% कितना हो गया सी नॉट बाई 4। तो सी नॉट बाई 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 रेज़ टू पावर 2 और इसको 2 रेज़ टू पावर 1। थर्ड टी आपकी बात करें तो टी हाफ थर्ड, तो कितनी हो जाएगी, इससे जस्ट पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी हाफ, तो सी नॉट बाई 4 का हाफ कितना होगा सी नॉट बाई 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो देखो फर्स्ट टी आप है तो 2 रेज़ टू पावर 1, सेकेंड पे पावर 2, थर्ड पे पावर 3। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एन टी आपकी बात करें तो टी हाफ एन, तो एन टी आपके बाद में अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये मिलेगी सी नॉट की पावर सी नॉट अपॉन 2 रेज़ टू पावर एन। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth टी ऑफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 रेज़ टू पावर एन। ये फॉर्मूला अपने पास हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, आगे अपन बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी लिया था सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी। तो देखो अपन वही मान रहे हैं कि 10 सेकेंड में रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो सीक्वेंस कैसा मिलेगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है आफ्टर 10 सेकंड, तो इसका 10% इट मीन्स 10, तो कितनी बचेगी 90, फिर 10% कंप्लीट होगी तो टोटल टाइम की बात करें तो 20 सेकंड या नेक्स्ट 10 सेकंड। तो 90 का 10% कितना हो गया 9, तो फिर कितनी बची कॉन्सेंट्रेशन 81। फिर 10 सेकंड के बाद बात करें तो 81 का 10% कंप्लीट होगी, तो 81 का 10% हो गया 8.1, तो कितना बचा 72.9। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा और अपने को कभी भी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है, ये जो सीक्वेंस लिया है इसको प्रूव करना है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ तो आ रहा है 100, 90, 81 और 72.9, और उसके सीक्वेंस में क्या आ रहा था 100, 90, 80, 70। ठीक है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 10% कंप्लीट हो रहा था और यहाँ पर जस्ट पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन का 10% कंप्लीट हो रहा है। तो ये अपना सीक्वेंस सही है, इसको अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अपन यहाँ पर वो k की वैल्यू निकालेंगे, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। तो k इक्वल टू
2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी, टाइम कितना है 10, लॉग सी नोड कितना है 100 और सी टी कितना है 90, तो 100/90 कितना हो गया 10/9। तो इस कंडीशन में अपने पास ये हो गया के का फॉर्मूला, के की वैल्यू हो गई। फिर आगे निकालें यहाँ पर, या अगर इनिशियल लेते हो तो टोटल टाइम हो गया 20, सी नोड 100 और सी टी 81, और अगर ये वाली स्टेप लेते हो तो सी नोड हो गया 90 और सी टी कितना हो गया 81 और टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टोटल लिया तो टाइम हो गया 20, लॉग सी नोट कितना 100 और सी टी कितना 81। ठीक है, तो ये है अपने पास 10 स्क्वायर और ये है 9 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10/9 का स्क्वायर। तो 2.303 अपॉन 20 लॉग 10/9 का होल स्क्वायर। अब ये 2 आगे आएगा, तो 2 आगे आएगा तो ये हो गया 2 इंटू 2.303 अपॉन 20 लॉग 10/9, तो ये किसके इक्वल हो गया 2.303 अपॉन 10 लॉग 10/9। ठीक है, तो अपने को वही वैल्यू मिल रही है जो पीछे मिल रही थी, इसका मतलब अपना सीक्वेंस सही है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक अपने को इसको रिवाइज करना है और इसकी कुछ कंडीशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर्मूला वगैरह अपने को याद करना है। ओके, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट मीन सी नोड की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे। तो अपने पास रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर बात करें तो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन है A या C नोड। ठीक, t1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दे दी A माइनस x1, या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CT1। ठीक है, और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है A माइनस x2, या इसको रिप्रेजेंट किया CT2 से। ठीक, तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो C नोड की जगह तो कितना लेंगे CT1, और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो CT की जगह कितना लोगे CT2, मतलब इसको क्या मानोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो टाइम कितना होगा, देखो T1 से T2। मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पर टाइम है 5 मिनट, यहाँ टाइम है 10 मिनट, तो कॉन्सेंट्रेशन CT1 से CT2 होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना हो गया 10 - 5, इट मीन्स 5 मिनट। तो टाइम कितना लोगे T2 माइनस T1, टाइम कितना लगेगा यहाँ पर T2 माइनस T1। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग CT1 अपॉन CT2, या K इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। ये हो गया अपने पास फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट कंडीशन की अपन बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास कि अपने को
कॉन्सेंट्रेशन दे ही नहीं रखी, क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन का कोई नाम ही नहीं है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे करके उसने क्वेश्चन को घुमा दिया और रेट ऑफ रिएक्शन दे दी, क्वेश्चन को घुमा दिया और उसने क्या दे दी? कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन में, और क्या दे दिया? रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे? तो कंडीशन क्या हो गई? इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन ये जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर 1, ठीक। तो T1 टाइम पर अगर अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, और T2 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू CT1 और रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड प्रोपोर्शनल टू CT2, ठीक है। इस वाले रिलेशन से अपन ने लिया कि कॉन्सेंट्रेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर 1, तो पावर 1 है ही दोनों की, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा ROR फर्स्ट अपॉन ROR सेकंड इज इक्वल टू CT1 अपॉन CT2। इट मीन्स ये जो अपना फॉर्मूला था इसमें CT1 अपॉन CT2 था, उसकी जगह क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड, ओके। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना? वो T2 माइनस T1 लॉग CT1 अपॉन CT2, सॉरी ROR फर्स्ट अपॉन ROR सेकंड, ठीक। तो ये हो गई अपनी थर्ड कंडीशन कि रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन है कि अपने को क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे करके क्या दे दिया? प्रेशर। तो उस केस में अपन क्या करेंगे? प्रेशर किसके लिए देगा? गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन है इफ प्रेशर किसके लिए? गैसियस रिएक्शन के लिए। इफ प्रेशर इज गिवन देन, तो अपने को प्रेशर दे दिया, उस केस में अपन क्या करेंगे? देखो ये पीछे है, अपन ने देखा था स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया था? चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और गैसेस रिएक्शन में लिया था चेंजेस इन प्रेशर इन गिवन टाइम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन ने क्या लिया था? प्रेशर, ठीक। फिर भी मैं एक बार इसको प्रूव कर देता हूँ। देखो अपने पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। तो P इज इक्वल टू V को इधर लोगे तो N अपॉन V RT। तो N मोल अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू CRT। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। R क्या है? कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर क्या है? ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? P प्रोपोर्शनल टू C। इट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो देखो मैं बात करूँ P नोड, तो P नोड प्रोपोर्शनल टू C नोड। अगर अपन बात करते हैं PT,
तो पी टी प्रोपोर्शनल टू सी टी। इसको इससे डिवाइड करोगे तो पी नोड बाई पी टी इज इक्वल टू सी नोड बाई सी टी। तो सी नोड बाई सी टी की जगह क्या लिखना है अपने को, पी नोड बाई पी टी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नोड बाई पी टी। तो पी टी क्या मिला अपने को, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। पी टी क्या है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें देखो कि पीटी अपने को डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, उस केस में अपन क्या करेंगे, इट मीन्स इफ पी नोड एंड पी टोटल आर गिवन। अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पीटी नहीं दे रखा, एक्स की वैल्यू भी नहीं दे रखी, और क्या दे दिया, पी नोड एंड पी टोटल। तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, तो देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपने पास दो एग्जांपल आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ रिएक्शन है अपने पास 2A2B और यहाँ रिएक्शन है 3A2C। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर अपने को प्रेशर दे दिया P नोड 0। T टाइम पर बात करें तो प्रेशर हो जाएगा P नोड माइनस 2x और यहाँ हो गया अपने पास x। अब P टोटल दे रखा है तो P टोटल कितना होगा, इन दोनों का क्या कर दोगे, टोटल। ठीक है, अपने पास PT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम। इट मीन्स PT कितना हो गया, P नोड माइनस 2x, ये अपने पास PT हो गया। अपना जो एम है वो क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो P टोटल कितना हो गया, इन दोनों को क्या कर दोगे, टोटल। P नोड माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू P नोड माइनस x। अपना एम क्या था, PT निकालना, इट मीन्स इसकी वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू अपने पास नहीं है। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ हासिल हो गई, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, P नोड माइनस P टोटल। ये x की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो PT इज इक्वल टू हो गया P नोड माइनस 2x। इट मीन्स P नोड माइनस 2 इंटू P नोड माइनस P टोटल। ओके, ये हो गया अपने पास PT, और यहाँ वैल्यू पुट करके अपन इस PT को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3A2C। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर P नोड 0, T टाइम पर कांस्टेंट प्रेशर P नोड माइनस 3x और ये x। तो अपने पास यहाँ पर PT कितना है, P नोड माइनस 3x, ये PT। अपना एम क्या है, P नोड माइनस 3x की वैल्यू फाइंड करना। ठीक, तो P टोटल कितना हो गया, इसका टोटल करोगे तो P नोड माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू P नोड माइनस 2x। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना मिला, P नोड माइनस P टोटल। ठीक है, P नोड माइनस P टोटल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, अपॉन 2।
ये x की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना था PT, तो PT इज इक्वल टू पी नोड माइनस 3x इज इक्वल टू पी नोड माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, पी नोड माइनस पी टोटल अपॉन 2। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को PT की। तो इस प्रकार से पी नोड और पी टोटल दिया हुआ है, उस वाले केस में अपन PT की वैल्यू फाइंड करता है। तो ये टोटल अपने पास 4 कंडीशन हो गई।